आप सभी प्यारे शिक्षक साथियों का संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं एजुकेटर विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हमको आशा होगा कि और विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लीन होंगे। चलिए, टीजीटी पीजीटी चित्रकला में आज हमारी फाउंडेशन बैच की जो है चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कला का वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे और इसी वर्गीकरण में हमको चलना है। कला का वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे और हम लोग जो है उपयोगी कला को समझ लिए थे, उपयोगी कला को समझ लिए थे, वहां तक हम लोग पहुंचे थे। और चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखे थे जो है चारु कला मेरे प्यारे दोस्त और कारु कला। चारु प्राचीन नाम है किसका? ये है आपका जो है ललित कला का प्राचीन नाम है और जो कारु कला है उपयोगी कला का। और दोनों कला का पहली बार एक साथ उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोनों का एक साथ उल्लेख पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है। और जो है यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया ग्रंथ है। अब वार शास्त्र के बारे में हम देख रहे थे। तो चाणक्य जो तक्षशिला के प्रोफेसर थे या निवासी थे, प्रोफेसर थे, जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यहां तक हम समझेंगे थे। अब हम आगे चलेंगे कि जो है काव्य कला का आधार क्या है। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काव्य कला का आधार क्या है। तो काव्य कला का आधार हमने क्या बताया था? शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। एक एक बात आप लोग नोट करिएगा। जो काव्य कला है इसका आधार क्या होता है? शब्द और अर्थ। अगली जो कला है संगीत कला। क्या है? संगीत कला। तो संगीत कला का जो मेरे प्यारे दोस्त आधार क्या है? तो संगीत कला का जो आधार है, आधार क्या है? तो संगीत कला का आधार क्या है? स्वर और नाद। संगीत कला का होता है स्वर और नाद, स्वर और नाद। स्वर और नाद जो होता है संगीत कला का क्या होता है? ये जो है आधार होता है। अब इसी तरह हम देखेंगे चित्रकला का आधार क्या होता है। चित्र कला का आधार क्या है? तो चित्रकला का आधार हम देखेंगे तो इसमें चित्रकला का आधार होता है रंग और ब्रश। क्या होता है? रंग और ब्रश। ब्रश को तूलिका कहते हैं, तूलिका। कहीं कहीं ये भी रहेगा रंग और तूलिका, यानी ब्रश को तूलिका कहते हैं। तो चित्रकला का आधार होता है रंग और ब्रश। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो मूर्ति कला होती है उसकी आधार क्या होती है? पत्थर और औजार। मूर्ति कला का आधार क्या है? तो मूर्ति कला का मेरे प्यारे दोस्त जो आधार होता है ये पत्थर और औजार होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर और औजार, पत्थर और औजार। इसी तरह हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला। क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का आधार हम लोग देखेंगे। तो स्थापत्य कला का आधार क्या होता है, या इसे वास्तुकला भी कहा जाता है। तो इसका जो आधार होता है वो होता है मिट्टी और चूना। क्या होता है? मिट्टी और चूना होता है। तो
जो है ये सारे जो है कला का आधार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग सारे बातों को अच्छी तरीके से नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा कि काव्य कला का आधार क्या हो सकता है। आपसे टीजीटी में प्रश्न पूछ सकता है तो संगीत और अर्थ। उसी तरह संगीत कला का अर्थ क्या होता है, स्वर और नाद, क्योंकि संगीत में कहीं ना कहीं स्वर से रिलेटेड है, यानी सारा गामा कुछ भी आप सॉन्ग गाते हैं, अरे मेरे हम सफर जरा रुक के जाना, तो कहीं ना कहीं आपके स्वर और नाद उसका आधार होगा। अब जो चित्रकारी आप करते हैं उसका जो प्रमुख चीज होगा रंग ब्रश, उसका क्या है, आधार होगा। बिना रंग ब्रश के कैसे हो सकता है चित्रकारी। उसी तरह मेरे प्यारे दोस्त जो मूर्ति कला है ये पत्थर से और औजार से बनती है। अगर आपको कोई मूर्ति बनाना है तो पहले पत्थर लेंगे, फिर औजार के द्वारा छेमी या तौड़ी से उसको गढ़ेंगे। इसी तरह जो आपका स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य जो कला है, स्थापत्य कला का आधार क्या होगा, मिट्टी और चूना। जैसे कोई ताजमहल है, इसे वास्तुकला भी कहा जाता है, स्थापत्य कला। इसमें चूना और मिट्टी के द्वारा क्या होता है, इसकी रंग पेंट की जाती है ताकि ये क्या हो, और अच्छा दिखे। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, अब विद्वान मोनियर थे। विद्वान मोनियर विलियम ने अपनी पुस्तक संस्कृत शब्दकोश में कला को 2 भागों में बांटा। विद्वान मोनियर की बात करते हैं हम। विद्वान मोनियर विलियम ने अपनी पुस्तक संस्कृत शब्द कोश में कला को 2 भागों में बांटा। तो याद रखिएगा, विद्वान मोनियर विलियम जो विद्वान थे, इनकी एक पुस्तक थी संस्कृत शब्दकोश। संस्कृत शब्दकोश में जो है कला को इन्होंने 2 भागों में बांटा। और 2 भागों में कौन, एक बाह्य कला और दूसरा क्या होती है, जो है बाह्य कला के बाद गोपनीय कला, यानी 2 भागों में बांटा। एक है बाह्य कला, दूसरा है गोपनीय कला। बाह्य कला का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दे। गोपनीय कला मतलब जो न दिखाई दे। जिससे बाह्य कला कौन है, मूर्ति कला है। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। चित्र आप कोई बनाते हैं तो बाहर से दिखता है, मूर्ति बनाते हैं वो भी दिखता है। स्थापत्य कला जैसे मंदिर मस्जिद बनाते हैं वो भी स्तूप दिखता है। लेकिन गोपनीय कला क्या है, जो ना दिखाई दे हमको, उसे कहते हैं गोपनीय। जैसे आलिंगन चुंबन ये सब क्या हो गए, गोपनीय कला। इसको आपको समझना नहीं है तो आगे चलिए। जो है विद्वान मोनियर विलियम ने अपनी पुस्तक संस्कृत शब्दकोश में कला को कितने भागों में बांटा था, बाह्य कला, गोपनीय कला। तो बाह्य कला जो बाहर से दिखाई दे, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, और जो बाहर से न दिखाई दे उसे गोपनीय कला कहा जाता है, आलिंगन चुंबन इत्यादि। चलिए, आप लोग इतनी बातों को नोट डाउन करिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि ज्ञान व शिक्षा के आधार पर कला को 2 भागों में बांटा गया। ज्ञान व शिक्षा के आधार पर कला
कला को दो भागों में बांटा गया। तो जो है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान व शिक्षा के आधार पर जो कला है इसको दो भागों में बांटा गया। एक हो गई आपकी व्यावसायिक कला। क्या हो गई? व्यावसायिक कला। एक हो गई आपकी व्यावसायिक कला। दूसरा आपका क्या हो गई? दूसरा आपका हो गई जो है उदार कला। उदार कला। तो ज्ञान व शिक्षा के आधार पर कला को दो भागों में बांटा गया, जो है व्यावसायिक कला और उदार कला। व्यावसायिक कला क्या होती है? जो हमारे व्यवसाय के काम में आए, जिससे हमारा क्या है परिवार चलता है, जिससे हमारा धंधा चलता है, उसे जो है व्यावसायिक कला कहा जाता है। जैसे क्या क्या है व्यावसायिक कला? तो व्यावसायिक कला में जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं रंगाई कामा छपाई, रंगाई कामा छपाई। इसके बाद जो है कढ़ाई के बाद आपकी है बुनाई इत्यादि। तो जो है व्यावसायिक कला जो है बढ़ईगिरी भी आती है, जैसे रंगाई, छपाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि। उदार कला क्या होते हैं? व्याकरण एवं जो है तर्क आते हैं। व्याकरण एवं तर्क आते हैं। तो उदार कला में जो है व्याकरण तर्क आते हैं। क्या आते हैं? व्याकरण तर्क आते हैं। तो याद रखिएगा, व्यावसायिक कला में रंगाई, छपाई, कढ़ाई, बुनाई आते हैं, बट जो है उदार कला में व्याकरण तर्क आते हैं। तो याद रखिएगा, ज्ञान व शिक्षा के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया? दो। यही बात आपको याद रखना है, व्यावसायिक कला और उदार कला। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक हम थोड़ा इनको भर लेते हैं। एक क्लास को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए अब हम देखेंगे ज्ञान और शिक्षा देखे। अब हम देखेंगे कि जो है गति के आधार पर कला को दो भागों में बांटा गया है। गति के आधार पर कला को दो भागों में बांटा गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा गति के आधार पर कला कितने भागों में? दो। ज्ञान व शिक्षा के आधार पर दो। व्यावसायिक कला, उदार कला। और गति के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है गतिशील कला, दूसरा है स्थिर कला। एक है गतिशील कला, दूसरा आपका जो है स्थिर कला। एक है गतिशील कला, दूसरा कला जो है आपका स्थिर कला। तो गति के आधार पर कला कितने भागों में बांटा गया है? कला को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी गतिशील कला, दूसरा है आपकी स्थिर कला। गतिशील कला क्या है? जिसमें क्या हो? गति हो, यानी जैसे जो कला आप कर रहे हैं जिसमें गति हो, हिल डुल रहा हो, गति हो कहीं ना कहीं। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है नाटक। गतिशील कला क्या हो सकती है? मैं इसको लिख दे रहा हूं कोष्टक में। जैसे नाटक में अब गति एक जगह थोड़ी खड़े रहते हैं, आप जो है गति करते रहते हैं, कहीं ना कहीं गाते रहते हैं, डोलते रहते हैं मंच पर नाटक करते समय। नाटक हो गया। इसके अंतर्गत नृत्य भी आता है। क्या आता है? नृत्य भी आता है। नृत्य के बाद आपके आता है काव्य आता है। काव्य, इसमें भी आप गाते हैं, कविता गाते हैं। भाषण आते। हाँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। गतिशील कला के अंतर्गत नाटक, नृत्य, काव्य, भाषण आते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गति होती है। और जो कला में गति नहीं होती है, एक जगह रुकी रहते हैं, उसे कहा जाता है चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला।
तो कहानी मतलब जैसे इसमें क्या हो सकती है, जैसे चित्रकला, चित्रकला आप छाप दिए, उसमें हिलडुल गति रहबे नहीं करेगा, वो छपा रहेगा चित्रकला। मूर्ति एक जगह आप बना दिए, मूर्ति कला हो गया। इसके बाद स्थापत्य कला, स्थापत्य कला आते हैं। तो आप लोग सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा। गद्य के कला के अंतर्गत नाटक, नृत्य, काव्य, भाषण आते हैं। स्थिर में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कलाएं आती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अनुकृति के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग को एक एक जो है पॉइंट पूरी हम नोट डाउन कराएंगे, क्योंकि फाउंडेशन, इस बैच का नाम है फाउंडेशन। इस बैच को पढ़ने के बाद आपको न तो 15,000 कहीं फीस देना है, न कुछ देना। आप टेस्ट मारिए और अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, बट आपके उसके बदले हम कुछ नहीं ले रहे हैं। आपसे यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने भी यूपी टीजीटी की तैयारी चित्रकला में कर रहे हैं, बिहार की कर रहे हैं, हरियाणा इमारस का कर रहे हैं, या केवीएस एनवीएस कर रहे हैं, जरूर उन लोगों में सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों का आपके साथ साथ भला हो सके। चलिए, अनुकृति के आधार पर कला जो होती है दो प्रकार की होती है, एक अनुकृति मूलक कला, एक अनुकृति विहीन कला। चलिए, अनुकृति के आधार पर कला दो प्रकार की होती है। तो अनुकृति के आधार पर कला दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुकृति मूलक कला, अनुकृति मूलक कला। दूसरा आपका होता है अनुकृति विहीन कला, विहीन कला। तो मेरे प्यारे दोस्त, अनुकृति के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुकृति के आधार पर कला दो प्रकार की होती है, दो भागों में होता है। एक होता है अनुकृति मूलक कला, दूसरा अनुकृति विहीन कला। अनुकृति मूलक कला क्या होती है? जैसे संगीत कला, चित्र, मूर्ति इत्यादि। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? संगीत, चित्र, मूर्ति कला आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं, अनुकृति मूलक कला के अंतर्गत संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला आते हैं। और अनुकृति विहीन कला के अंतर्गत जो होता है वास्तुकला आती है। क्या आती है? केवल वास्तु कला आती है, जिसको स्थापत्य कला कहते हैं, आते हैं। तो ये सारे बातों को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अच्छी तरीके से क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या देखना है कि जो है श्रव्य कला जो होता है, जो सुना जाता है उसे कहता है श्रव्य कला। दृश्य कला उसे कहा जाता है जो देखा जा सके, नेत्रों द्वारा देखा जा सके। तो सब श्रव्य कला क्या होती है, कौन कौन होते हैं, कौन कौन आते हैं श्रव्य कला में, और जो है दृश्य कला में कौन कौन आते हैं। थोड़ा देखते हैं कि जो है आपका जो है श्रव्य कला क्या है। तो श्रव्य कला जो है आपका जो है जो देखा, जो सुना जा सके, जैसे संगीत कामा जो है संगीत हो गया आपका, और काव्य, संगीत काव्य। श्रव्य कला कौन कौन से हैं? संगीत, काव्य। और जो है आपके जो है दृश्य कला कौन है? दृश्य कला क्या है? जो आंखों द्वारा देखा जा सके, जैसे चित्रकला। क्या है? चित्रकला, कामा मूर्ति कला। चित्रकला कामा मूर्ति कला आते हैं। तो श्राव्य कला के अंतर्गत संगीत कला, काव्य कला आते हैं। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला आते हैं। तो ये सारे पॉइंट को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो है हम आगे चलते हैं, तो आप लोग को आशा होगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिए होंगे, और हम आगे चलते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कला का विभाजन। कला का विभाजन क्या देखेंगे? कला का विभाजन। कला का विभाजन सर्वप्रथम जो है वाभ्रुपुत्र पंचाल ने
दो भागों में बांटा था। कला का विभाजन सर्वप्रथम वाब्रूपुत्र पंचाल ने किया था और कला को दो भागों में बांटा था, एक है मूल कला, दूसरा अंतार कला। अब देखिए प्रश्न आ चुका है और आ भी सकता है कि कला का विभाजन सर्वप्रथम वाब्रूपुत्र वाब्रूपुत्र पंचाल ने किया था। तो कला का जो है विभाजन सर्वप्रथम वाब्रूपुत्र पांचाल ने किया था और कला को दो भागों में बांटा था। तो कौन कौन कला है? एक है आपका मूल कला, दूसरी जो है आपकी अंतार कला। तो ये सारे बातों को आप लोग याद रखिएगा। कला का विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाब्रूपुत्र पांचाल ने किया था। और इन्होंने कला को कितने भागों में बांटा मेरे प्यारे दोस्त? कला को दो भागों में बांटा, एक आपका मूल कला, दूसरा जो है आपका अंतार कला में बांटा था। अब किसने कहा था, एक बात और आ सकती है कि किसने कहा था कि जो है कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है? कौन ऐसा विद्वान था? प्रश्न आया भी है, इसलिए मैं नोट डाउन करा रहा हूं। कौन ऐसा विद्वान है जो कहता है कि कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो वह है क्रोंचे के अनुसार क्रोंचे ने कहा कि कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है। कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है। कला के विभाजन नहीं किया जा सकता है किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का कथन है? कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? किस विद्वान का कथन है? तो यह है क्रोंचे। किसका है? क्रोंचे। तो क्रोंचे साहब ने कहा था कि कला का विभाजन जो है नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था कि कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है? क्रोंचे साहब ने कहा था। और ये प्रश्न आ भी चुका है। क्रोंचे साहब ने कहा था। किसने कहा था? क्रोंचे साहब ने कला विभाजन नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे कि जो है 64 जो है कला और 32 धर्म, 64 प्रकार के जो है कला का उल्लेख और 32 प्रकार के धर्म कला का उल्लेख दोनों एक साथ किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसकी बात भी हम नोट कराते हैं कि जो है 64 प्रकार के कला और 32 प्रकार के धर्म कला का उल्लेख एक साथ शुक्राचार्य के ग्रंथ नीतिसार में हमको मिलता है। चलिए ये प्रश्न आया है कि कला का विभाजन नहीं किया जा सकता है, किस विद्वान ने कहा था? तो क्रोंचे साहब ने कहा था। तो आप लोग जो है, हमको आशा है कि आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते रहेंगे। पानी ले आओ भाई, नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग देखेंगे कि शुक्राचार्य का ग्रंथ शुक्र नीतिसार में 32 धर्म और 64 कला का उल्लेख एक साथ मिलता है। क्या देखेंगे कि शुक्राचार्य का ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है नीतिसार। क्या नाम है? नीतिसार।
शुक्राचार्य का ग्रंथ नीतिसार में 64 नीतिसार में 32 धर्म कला और 64 कला का उल्लेख एक साथ मिलता है। तो ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ऑनलाइनर के रूप में कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 32 धर्म कला और 64 कला का उल्लेख एक साथ हमको देखने को मिलता है। तो शुक्राचार्य का ग्रंथ नीतिसार में जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, 32 धर्म कला और 64 कला का उल्लेख एक साथ देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे किन कलाओं को यूरोप में उदार कला कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किन कलाओं को यूरोप महाद्वीप में किन कलाओं को यूरोप महाद्वीप में उदार कला कहा जाता है। किन कलाओं को यूरोप में जो है मेरे प्यारे दोस्त उदार कला के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न है इसलिए हम लिख दिए। उपयोगी कला तो उपयोगी कला को जो है यूरोप में उदार कला के नाम से भी जाना जाता है। अब मार्कंडे मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है, तो भाई संगीत कला है। यह भी प्रश्न आया है कि मार्कंडे मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। तो मार्कंडे मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है, तो आप बताएंगे जो है संगीत कला। क्या बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, संगीत कला बताएंगे। तो मार्कंडे मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है उसका नाम है संगीत कला। एक प्रश्न और आ सकता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो मानी जाती है वो है संगीत कला। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, संगीत कला है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, मार्कंडे मुनि के अनुसार जब पूछे तो आंसर आपको लगाना है केवल संगीत कला ही लगाना है। अब देखिए चित्र सूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है, तो नारायण महामुनि द्वारा रचित ग्रंथ चित्र सूत्र। नारायण महामुनि द्वारा रचित ग्रंथ चित्र सूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। तो नारायण महामुनि के अनुसार जो है नारायण महामुनि द्वारा रचित जो ग्रंथ है आपका चित्र सूत्र के अनुसार सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कला जो है चित्रकला है। क्या है, चित्रकला। कैसे आप याद करेंगे, देखिए चित्र सूत्र कहीं ना कहीं उसमें क्या है, चित्र शब्द आ रहा है, तो विकल्प आप लोग कैसे लगाना है, चित्रकला। तो जो चित्र सूत्र जो है उसमें चित्रकला है।
अब कहीं ना कहीं जो मार्कंडेय मुनि है, तो मुनि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भजन करते हैं। मुनि जो होते हैं कहीं ना कहीं भजन करते हैं, तो उसमें संगीत की झलक दिखेगी। भजन करेंगे, भजन क्या होता है, संगीत। तो आप लोग का फटाक से दिमाग जाना चाहिए विकल्प में संगीत कला। इसी अनुसार जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पुराणों में भी कहीं ना कहीं संगीत की तरह पुराण को गाया जाता है। पुराणों में कहीं ना कहीं संगीत, जैसे रामायण जो है, महाभारत, कहीं ना कहीं इसमें संगीत है। तो इस संगीत कला दिमाग दौड़ाइए। नारायण महामुनि द्वारा रचित ग्रंथ जो चित्र सूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है चित्रकला, क्योंकि यहाँ चित्र सूत्र आ रहा है, तो आप लोग दिमाग लगाइए, चित्र सूत्र से पकड़ लीजिएगा, चित्रकला होगा। इसी प्रकार जो है छंदोग उपनिषद में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या होती है, उपनिषदों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो होती है वह संगीत कला होती है। चलिए हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं। छंदोग उपनिषद के अनुसार छंदोग्य उपनिषद के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। कहीं न कहीं उपनिषद में भी संगीत की झलक हमको दिखाई देती है, इसलिए छंदोग उपनिषद के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है उसका नाम है संगीत कला। क्या है भाई, संगीत कला। तो छंदोग उपनिषद के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला होती है वो होती है छंदी, जो है संगीत कला होती है। अब हंस कुमार तिवारी ने किस कला को जो है सर्वश्रेष्ठ कला माना है, चलिए देखते हैं। यही प्रश्न आया है, आपसे पूछा जाता है कि हंस कुमार विद्वान है, सब कला विद्वान। हंस कुमार तिवारी के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है। तो हंस कुमार तिवारी के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो है संगीत कला। क्या है, संगीत कला। कहीं ना कहीं अब इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, हंस कुमार तिवारी, कहीं ना कहीं हंस कुमार में जो है सा शब्द आ रहा है, तो इसको विकल्प में कैसे लगाना है, सा शब्द आ रहा है तो समझ जाइए संगीत कला। संगीत कला में भी सा शब्द आता है, हंस सा आ रहा है, ऐसे आप लोग कोरेट करके पकड़िए। हंस कुमार तिवारी के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है उसका नाम है संगीत कला। तो सा आ रहा है कहीं ना कहीं, तो संगीत कला में भी आगे सा शब्द आता है। इससे आप लोग कोरेट करके जो है विकल्प को पकड़ सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी का जो है कल रविवार को क्लास बंद रहेगी, सोमवार से क्लास पुनः जो है अपने समय पर चलेगी। आप लोग को अगर जो है क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। जय हिंद।